Hello everyone, in this video I will discuss the important MCQs of database management system. These questions are very important if you are preparing for UGC NET, computer science and applications, and GATE computer science and any exam related to computer science. First question is, which of the following statement is true about an SQL query? 4 statements. An SQL query can contain a having clause even if it does not have a group by clause. An SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause. According to the SQL standards, an SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause. Having clause तभी आएगा अगर group by clause use किया गया. So this is wrong, this is right. All attributes used in the group by clause must appear in the select clause. And option D, S क्या कहता है? Not all attributes used in the group by clause need to appear in the select clause. And according to the SQL standards, जितने भी attributes हमने group by clause में use किए हैं वो सारे के सारे select में भी आने चाहिए. So Q and R. So option C is the right answer. Q and R. Next, given the relations, रिलेशन दिए गए हैं. एम्प्लॉय रिलेशन इन एसक्यूएल इज अ टेबल. एम्प्लॉय एक टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है. एम्प्लॉय टेबल के कॉलम नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड एड्रेस. Which of the following queries cannot be expressed using the basic relational algebra operation? Basic relational algebra. Basic relational algebra वो है जिसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर होते हैं. तो कौन सी क्वेरी हम रिलेशनल अलजेब्रा के साथ नहीं एक्सप्रेस कर सकते? डिपार्टमेंट एड्रेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज हुज नेम इज सेम एज देयर डिपार्टमेंट नेम. द सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सैलरी, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए गिवन डिपार्टमेंट. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सी, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या फाइंड कर रहा है? द सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी. मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा है. एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में कौन से हैं? जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट. और एग्रीगेट फंक्शन वी कैन नॉट एक्सप्रेस यूजिंग बेसिक रिलेशनल ऑब्जेक्ट. So right option is option C. Third question. Given the basic ER and relational model, which of the following is incorrect? An attribute of an entity can have more than one value. Entity क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज एन एंटिटी. एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जैसे उसका रोल नंबर, नेम, सिटी, मार्क्स. तो किसी एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू हो सकती है. ऑफ कोर्स हो सकता है एक सिटी से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हों. ठीक है ना. सो ऑप्शन ए इज द राइट. लेकिन इसने क्या बोला? इनकरेक्ट फाइंड करना. नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. इसने बोला इनकरेक्ट फाइंड करना. तो बचे अभी हमारे पास दो ऑप्शन. In a row of a relational table, an attribute can have more than one value. इसने अब बोला in a row of a relational table. जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर तो किसी एक बच्चे का एक ही आएगा, दो तो हो नहीं सकते. सिटी भी एक ही होगी. So in a row of a relational table, an attribute can have more than one value. This is false. So this is the incorrect statement. So option C is the right answer. ऑप्शन डी क्या कहता है? इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू. इट इज़ ट्रू. जहाँ तो नल वैल्यू होगी, जहाँ एग्जैक्टली वन वैल्यू होगी, जहाँ किसी स्टूडेंट की ईमेल नहीं होगी, जहाँ अगर है तो एक होगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशनल मॉडल. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी रिलेशन इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो इन BCNF. A relation R is in third normal form if every known prime attribute of R is fully functionally dependent on every key of R. Every relation in BCNF is also in third normal form. No relation can be in both
BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इनमें क्या है, BCNF इज़ मोर स्ट्रिक्टर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी रिलेशन अगर BCNF में होगा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। फोर्थ का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए रिलेशनल schema on which of the following functional dependency hold, what are the candidate keys? कैंडिडेट कीज कौन सी? तो उसके लिए हमें क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा। we need to find the closure। अब ए ई की बात करें तो ए ई का क्लोजर क्या होगा? ए भी आएगा, ई भी आएगा, और ए बी को पॉइंट कर रहा है तो बी भी आया, फाइन। ई सी को पॉइंट कर रहा है तो सी भी आया, और बी सी दोनों डी को पॉइंट कर रहे हैं तो डी भी आया, लेकिन एच नहीं आया। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। क्लोजर में क्या है कि दीज ऑल कैंडिडेट्स क्या है, वो सभी को पॉइंट करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली ऑप्शन बी इज रॉन्ग, क्योंकि ए ई से मैं सारी कीज नहीं मिल पा रही, एच नहीं मिल पा रहा। अब बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो लेट्स सी इन, देखो ये दोनों तो सेम ही है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स फाइंड BCH और DEH। तो चलो DEH का हम क्लोजर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। When we find the closure of DEH, क्या होगा? DEH से D भी आ गया, E भी आ गया, H भी आ गया, और D से A आ गया, A से B आ गया, फाइन। और B, देखो A B D E H आ गया हमारे पास, और E से क्या होगा? E से C आ गया। इससे मुझे सारी की सारी कीज मिल रही हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग input and the hash function x mod 10, which of the following statement is true? अब hash function पहले बना लेते हैं। x mod 10 0, ये कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। तो पहले क्या है? 9 6 7 9। इसका मोड 10 के साथ निकाला तो क्या आ गया? 9। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 9 6 7। अब क्या आया? अब आया 1989 1989, तो वो भी यहीं पे आएगा क्योंकि उसका मोड 10 के साथ यहीं पे आएगा। सिमिलरली इन तीनों का मोड क्या आएगा? 9 10 के, ये अगर हम ये फंक्शन लगाएंगे मोड 10 तो वैल्यू क्या आएगी? 9, और ऑल विल पॉइंट टू द सेम वैल्यू 9। सिमिलरली अगर इनका मोड 10 के साथ निकालेंगे तो ऑल विल पॉइंट टू द सेम वैल्यू, कहाँ पे? 1 पे। 1471 और 6171 कहाँ पे पॉइंट करेंगे? 1 पे पॉइंट करेंगे। तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। तो ईच एलिमेंट हैशेस टू डिफरेंट वैल्यू, ये गलत हो गया। तो ऑल एलिमेंट्स हैश टू सेम वैल्यू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन से बचे? 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन इंडेक्स इज क्लस्टर्ड इफ। क्लस्टर्ड इंडेक्स कौन सा?
इफ इट ऑप्शंस आपके सामने, इट इज़ सेट ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट फॉर्म ए कैंडिडेट की, इट इज़ ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट इंक्लूड प्राइमरी की, the data records of the file are organized in the same order as the data entries of the index. The data records of the file are organized not in the same order as the data entries of the index. Cluster index कौन सा होता है जिसमें the data records of the file are organized in the same order as the data entries of the index. Option C is the right answer. Next, which of the following scenario may lead to an irrecoverable error in a database system? ध्यान से पढ़ने options. A transaction writes a data item after it is read by an uncommitted transaction. एक ट्रांजैक्शन है, उसको कमिट नहीं किया, किसी ने कोई वैल्यू रीड की, ठीक है, वैल्यू रीड की है, कमिट नहीं किया, तो रीड करने से तो कोई फ़र्क आता ही नहीं है। अगर पहले रीड किया है, चाहे अनकमिटेड है चाहे कमिटेड है, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो मैंने किसी कोई वैल्यू मैंने रीड कर ली 10 और उसके बाद में मैं उसको राइट कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बचे ये दो ऑप्शन। और ध्यान से पढ़ना, ट्रांजैक्शन रीड ए डाटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय कमिटेड ट्रांजैक्शन। किसी वेरिएबल की वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसकी वैल्यू कर दी मैंने 20, और किसी ने उसको रीड कर लिया और जो राइट किया था वो कमिटेड हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन डी ध्यान से पढ़ो, ट्रांजैक्शन रीड्स ए डाटा आइटम आफ्टर इट इज़ रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, मतलब वेरिएबल की वैल्यू पहले 10 थी, उसको राइट किया, उसकी वैल्यू हो गई 20, किसी ने उसको रीड कर लिया, वैल्यू कितनी है 20, लेकिन जो राइट किया था 10 से 20 वो अनकमिटेड है, वो कमिट नहीं की, तो वैल्यू तो सेव नहीं होगी, मतलब वैल्यू 10 की 10 रहेगी, लेकिन रीड कौन सी हो चुकी है, रीड हो चुकी है 20। तो किसी भी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को अगर राइट किया है और उसके बाद हम रीड कर रहे हैं, तो देन इट विल लीड टू इररिकवरेबल एरर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is not a part of acid properties? Atomicity, consistency, isolation, deadlock, freedom. एसिड की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, और डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। हम एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आइसोलेशन का क्या मतलब है। लेकिन अभी एसिड की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसने क्या पूछा, इसने पूछा डेडलॉक फ्रीडम, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टीज़ में डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। फाइन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डिफाइन ए ट्रांजैक्शन करेक्टली। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है। ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ DDL स्टेटमेंट्स। क्या ट्रांजैक्शन सिर्फ DDL स्टेटमेंट होती है? क्या टेबल क्रिएट किया, ऑल्टर किया तो वही ट्रांजैक्शन होती है? ये तो गलत है। ट्रांजैक्शन में DML भी तो आता है, अगर कोई वैल्यू इंसर्ट की या अपडेट की। ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ कमिट और रोल बैक, ये भी फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन नहीं है, पार्शियल है। ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ DML एंड DDL स्टेटमेंट डिफरेंट सेशन में नहीं होना चाहिए, सेम सेशन में होना चाहिए। दिस इज अगेन रॉन्ग। सो ट्रांजैक्शन की फुल डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है?
A transaction consists of either a collection of DML statements or a DDL or DCL or TCL statements to form a logical unit of work in database session. So option C is the right answer. तो इस पार्ट में बस 10 क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियो लेक्चर्स. इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू हैव एनी query, suggestion, you can ask, you can comment. Thank you for watching. So we will learn how to check for conflict serializable schedule. So how to check for conflict serializable schedule. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि conflict क्या होता है. So what is a conflict? A pair of operations in a schedule such that if their order is interchanged, then the behavior of at least one of the transactions may change. किसी शेड्यूल में ऑपरेशंस का पेयर दिया गया है, चाहे वो रीड राइट है, चाहे वो राइट रीड है. अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करें तो ट्रांजैक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट. Operations are conflict if they satisfy all three of the following conditions. 3 conditions हैं, अगर वो satisfy करें then operations are conflict. कौन सी conditions हैं? First one, operations must belong to different transactions. Transactions अलग अलग होनी चाहिए. Second, they access the same data item. For example, अगर transaction 1 A को रीड कर रही है तो transaction 2 A को ही राइट करे. एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन इज अ राइट ऑपरेशन, और कम से कम एक ऑपरेशन उनमें से राइट ऑपरेशन हो, तो वो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा. इनको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 ए को रीड कर रही है, ट्रांजैक्शन 2 बी ए को रीड कर रही है. इसमें कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं है, तो ये कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होगा. सेकंड हम देखते हैं कि अगर हम इनके जो ऑर्डर है उसको स्वैप कर दें. फॉर एग्जांपल इसमें T1 पहले A को रीड कर रहा है, देन T2 A को रीड कर रहा है. तो अगर हम इसको स्वैप कर देते हैं, मतलब कि T2 पहले A को रीड करेगा और T1 बाद में A को रीड करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ही रीड ऑपरेशंस. तो S1 जो ये शेड्यूल 1 है और S2 शेड्यूल 2 है, इक्वल होंगे. दूसरा केस, T1 ए को रीड कर रहा है, T2 ए को राइट कर रहा है. अगर हम इसको स्वैप कर दें, अगर T2 ने ए को पहले राइट कर लिया, देन T1 ए को रीड करेगा, तो चेंज जो इसका बिहेवियर है, ट्रांजैक्शन का जो शेड्यूल है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा. सो इस केस में शेड्यूल 1 इक्वल नहीं है शेड्यूल 2 के. तो ये जो 1 वाला है वो क्या है? नॉन कन्फ्लिक्ट है, और 2 वाला क्या है? कन्फ्लिक्ट पेयर है. अभी और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए. आपने एक बार बस वो 3 कंडीशंस अपने माइंड में रखनी है. वो 3 कंडीशंस कौन सी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. ट्रांजैक्शंस मस्ट बिलोंग टू, जो ऑपरेशंस हैं मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. दे एक्सेस द सेम डाटा आइटम. एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन इज ए राइट ऑपरेशन. तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है वो है कन्फ्लिक्ट पेयर. तो यहाँ पे फर्स्ट वन दिया गया है R1A W2A. मतलब कि यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या है कि 1 जो है वो ट्रांजैक्शन 1 है और 2 का मतलब ट्रांजैक्शन 2 है. तो ट्रांजैक्शन 1 ने पहले रीड किया A को, देन ट्रांजैक्शन 2 ने राइट किया A को. हाँ, तो यहाँ पे देखो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, आइटम भी सेम है A, ठीक है, और एक राइट ऑपरेशन भी है. तो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, तो ये क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट पेयर. नेक्स्ट था ट्रांजैक्शन 1 जो है वो A को राइट कर रही है, ट्रांजैक्शन 2 जो है वो A को रीड कर रही है. अगेन अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं,
एक राइट कर रही है एक रीड कर रही है और सेम आइटम है, तो ये क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट पेयर। सिमिलरली थर्ड केस W1A W2A, ए को ही कर रहे हैं दोनों, तो पहले ट्रांजैक्शन 1 ने राइट किया देन ट्रांजैक्शन 2 ने राइट किया, तो ये भी क्या है, कन्फ्लिक्ट पेयर है। फोर्थ केस, यहाँ पे ट्रांजैक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों रीड ऑपरेशन है, तो दोनों रीड ऑपरेशन होंगे तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन 1 ने रीड किया ए को, ट्रांजैक्शन 2 ने राइट किया बी को, अलग अलग आइटम्स आ गई तो ये कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। सिमिलरली अलग अलग आइटम्स आ गई, यहाँ पे भी देखिए ट्रांजैक्शन 1 ने ए को राइट किया, ट्रांजैक्शन 2 ने बी को रीड किया, तो कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन 1 ने रीड किया ए को, ट्रांजैक्शन 1 ने राइट किया ए को, ट्रांजैक्शन ही सेम है, ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग होनी चाहिए, तो ये भी कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया ये क्या है, कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज पे काम कर रहा है ए और बी को। और ये कन्फ्लिक्ट पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम ही ट्रांजैक्शन है। तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। तो कन्फ्लिक्ट पेयर अभी कौन कौन से हैं, इनमें से फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, जो कि रेड मार्क किए गए हैं, बाकी सारे के सारे कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के लिए आपको पहले तो कन्फ्लिक्ट पेयर का पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि शेड्यूल जो है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट देखें कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को कैसे पता करना है। तो नेक्स्ट, टेस्टिंग फॉर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। पहले हमें शेड्यूल को, जो भी शेड्यूल हमें दिया गया होगा उसको लीनियर वे में लिख लेना है। लीनियर वे में मतलब पहले ये वाला ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट ये वाला, देन ये वाला। उसके बाद हमने कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने हैं। कन्फ्लिक्ट पेयर क्या है वो मैंने पहले बता दिया आपको कि वो क्या होते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको कोई कन्फ्लिक्ट पेयर मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको मिलता है TI TJ, ये क्या है, TI डिफाइंस TJ। अगर कन्फ्लिक्ट पेयर होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला कि पहले राइट हुआ फिर रीड हुआ, ट्रांजैक्शन 1 ने पहले राइट किया, ट्रांजैक्शन 2 ने पहले रीड किया, बाद में रीड किया, तो यहाँ पे क्या है, पहले T1 उसके बाद क्या चला T2। सो T1 की डिपेंडेंसी क्या है T2 पे। उसके बाद हम सारे कन्फ्लिक्ट पेयर देखेंगे। अगर साइकिल बनता है, इफ देयर इज अ साइकिल फॉर्म, तो वो क्या होगा, नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा शेड्यूल। वो शेड्यूल जो है वो नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। और अगर साइकिल ही नहीं बनेगा तो वो क्या है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने हैं, और कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने के बाद हमने डिपेंडेंसी रिलेशन फाइंड करना है। और अगर साइकिल बनता है तो नहीं है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और अगर नहीं बनता है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये शेड्यूल दिया गया है, पहले R1A W1A R2A R2B R1B W1B। तो हमने फाइंड करना है कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने कन्फ्लिक्ट पेयर्स को फाइंड करना है। तो आप देखेंगे, पहले मैंने इसको लीनियर ऑर्डर में लिख लिया। पहले R1A चला, यहाँ पे 1 और 2 ही है, तो दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, T1 और T2। R1A सबसे पहले चला, फिर W1A चला, फिर R2A चला, फिर R2B चला, फिर R1B चला, फिर W1B चला। तो ये एक सीरियल ऑर्डर में आपने सारा लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट पेयर बन गया। सिमिलरली यहाँ पे B को रीड किया जा रहा है और B को राइट किया जा रहा है, तो ये एक और कन्फ्लिक्ट पेयर बन गया। तो दो कन्फ्लिक्ट पेयर कौन से हुए, W1A R2A, ये लिखा हुआ है W1A R2A, और R2B W1B R2B W1B। तो यहाँ से क्या है, पहले T1 चली देन T2, सो T1 T2, देन यहाँ पे पहले T2 चली उसके बाद T1, सो T2 T1। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
साइकिल बन गया, T1 से T2 पे जा रहा है और T2 से T1 पे जा रहा है, साइकिल बन गया। तो साइकिल डिपेंडेंसी आ गई, तो साइकिल बना, तो ये क्या है, नॉट ए कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सो मेन चीज क्या है, मेन चीज यही है कि आपने कन्फ्लिक्ट पेयर को फाइंड करना है और डिपेंडेंसीज को लिखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने अब देखना है कि ये वाला शेड्यूल जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो ये दिया गया है, पहले ए को रीड किया ट्रांजैक्शन 1 ने, फिर ए को राइट किया ट्रांजैक्शन 1 ने। तो सबसे पहले तो कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कन्फ्लिक्ट पेयर हैं आप खुद डिसाइड करें। कन्फ्लिक्ट पेयर फाइंड करने की कोशिश करें पहले, सबसे पहले। तो कन्फ्लिक्ट पेयर कौन से हैं इसमें से, देखिएगा, ये W1A R2A, राइट के बाद रीड हो रहा है, ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 है और सेम आइटम है, तो डिपेंडेंसी रिलेशन बन गया T1 T2। सेकंड कौन सा कन्फ्लिक्ट पेयर है, ये देखिए W1B और R2B। तो यहाँ पे भी क्या है, T1 T2 है और कोई भी कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे और कोई भी कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई भी साइकिल नहीं बनेगा क्योंकि T1 से T2 पे ही डिपेंडेंसी जा रही है, तो कोई भी साइकिल नहीं बना, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। In this video, I will discuss about lossless joint decomposition and dependency preserving decomposition in DBMS. This is very important topic for competitive point examination point of view. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि lossless joint decomposition क्या होता है और dependency preserving decomposition क्या होता है। So first of all पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर ए स्कीमा, रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ए डिराइव्स बी एंड सी डिराइव्स डी। हमने फाइंड करना है कि अगर हम डिकम्पोज करें आर को इनटू टू रिलेशंस R1 और R2, R1 में एट्रीब्यूट्स हैं ए बी, R2 में एट्रीब्यूट्स हैं सी डी, तो वो क्या होगा, ऑप्शंस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस ज्वाइन होगा, लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस ज्वाइन होगा, जहाँ कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लॉसलेस ज्वाइन क्या है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या है। तो आइए देखते हैं। सो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन क्या है। अगर हमने चेक करना हो कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस ज्वाइन है तो फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड। फर्स्ट क्या है, R1 के एट्रीब्यूट्स और R2 के एट्रीब्यूट्स का अगर हम यूनियन फाइंड करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू द एट्रीब्यूट ऑफ R। मतलब R का एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट आइदर R1 में होना चाहिए और R2 में होना चाहिए। सो एट्रीब्यूट ऑफ R1 यूनियन एट्रीब्यूट ऑफ R2 मस्ट बी इक्वल टू एट्रीब्यूट ऑफ R। ये एग्जांपल के साथ मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे है। सेकंड, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं R1 के एट्रीब्यूट्स का और R2 के एट्रीब्यूट्स का इंटरसेक्शन करूं तो दैट मस्ट नॉट बी नल। ये चीज़ भी याद रखनी है। पहला क्या है, यूनियन करूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एट्रीब्यूट्स ऑफ R, इंटरसेक्शन करूं तो वो नल नहीं होना चाहिए। थर्ड, कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी ए की फॉर एटलीस्ट वन रिलेशन। एट्रीब्यूट R1 का और एट्रीब्यूट R2 का इंटरसेक्शन करूं तो वो जहाँ तो एट्रीब्यूट R1 में आना चाहिए, जहाँ एट्रीब्यूट R2 में आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस आपने याद रखनी है। अभी एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रिलेशन दिया गया है ए बी सी डी, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए ड्राइव्स बी सी। दो रिलेशंस हैं R1 ए बी सी एंड R2 ए डी। तो ये क्या है, ये लॉसलेस ज्वाइन है। कैसे, पहली कंडीशन क्या थी, अगर मैं यूनियन करूं तो वो R के एट्रीब्यूट्स के इक्वल आना चाहिए। तो R1 के एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी, R2 के एट्रीब्यूट्स हैं ए डी। अगर मैं इनका यूनियन करूं
तो क्या आ रहा है ए बी सी डी और दैट इज इक्वल टू एट्रीब्यूट ऑफ आर। सो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू नल। R1 के एट्रीब्यूट्स क्या है ए बी सी, R2 के क्या है ए डी, इनका इंटरसेक्शन करूं तो क्या है वो नल नहीं है। थर्ड कंडीशन, एट्रीब्यूट R1 और एट्रीब्यूट R2 का इंटरसेक्शन करूं तो वो क्या आया ए, और वो जो है ए वो R1 में की है, R1 में की है ए, क्योंकि ए ड्राइव्स बी सी दिया गया है, इसका मतलब ए की है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो जो भी वैल्यू आए वो किसी रिलेशन में की होनी चाहिए, चाहे R1 में चाहे R2 में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो अगर कोई भी समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन क्या होती है। तो ये तो बड़ा इजी है। अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो आल डिपेंडेंसीज, जो भी आर की डिपेंडेंसीज हैं वो जहाँ तो R1 में होनी चाहिए, जहाँ R2 में होनी चाहिए, जहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं। R1 के एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी, R2 के थे ए डी। फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ए ड्राइव्स बी सी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी ए ड्राइव बी सी, और इस ये ए ड्राइव बी सी जो है वो R1 का पार्ट है। तो यही कंडीशन थी कि जहाँ तो R1 में होनी चाहिए, जहाँ R2 में, जहाँ इन दोनों से ड्राइवेबल होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि होता क्या है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। क्वेश्चन ये था, ऑप्शंस ये थे जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो आप एक बार इसको खुद ट्राई करके देखना, तो आप देखेंगे इसको ट्राई करके तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है वो लॉसलेस नहीं है बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। ये आपके लिए, ये आपने खुद करके देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर